सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो 2020 में इस कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 38 सीटों पर जो है माना यह जा रहा है कि उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो कांग्रेस की तरफ से जल्द कर दिया जाएगा। 38 सीटों पर आरजेडी की सहमति का इंतजार कांग्रेस को नहीं है। तो देखिए कांग्रेस अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस बीच लगातार खबरें ये भी सामने आती रही कि जो डिप्टी सीएम का पद है वो अगर कांग्रेस के खाते में जाता है तो थोड़ी कम सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ सकती है। लेकिन देखिए क्या 2020 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने जा रही है? सूत्र तो यही बता रहे हैं, संभावनाएं यही जताई जा रही है कि 76 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ सकती है। तो क्या इस बार कांग्रेस का कद बढ़ा है? क्या इस बार जो प्रेशर है वो बढ़ाने में कांग्रेस कामयाब रही है? ये कई सवाल ऐसे हैं। हालांकि इन सब के बीच सीएम फेस को लेकर भी कांग्रेस बहुत कुछ कह नहीं रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि धीरे धीरे अब अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कांग्रेस सीएम फेस की तरफ भी आगे बढ़ेगी और जो एडजस्टमेंट की बात अब आरजेडी करेगी शायद उसको मानना भी कांग्रेस को पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मन मुताबिक अगर सीटें मिलती है तो कांग्रेस को भी कुछ त्याग करना पड़े। तो देखिए ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि 76 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। 38 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस जल्द कर सकती है और 38 सीटों पर आरजेडी की सहमति का इंतजार भी कांग्रेस को नहीं है। लेकिन क्या इस 76 सीटों पर आरजेडी की तरफ से मुहर लग चुका है? ये भी थोड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दावे तो जरूर किए जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार शुरू से ही दावे कर रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, 76 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, तो क्या ये बातें आरजेडी के साथ बन चुकी है? क्योंकि ये तो 2020 से भी ज्यादा संख्या हुई सीटों की। देखिए कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि ये 2020 का समय नहीं है, 2025 है ये। और 2025 में कांग्रेस ने अपने आप को तैयार किया है सभी 247 विधानसभा सीटों को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है और हम किसी भी सूरत में कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी और इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है विस्तृत तौर पर और पार्टी हाईकमान को अधिकृत भी कर दिया गया। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हो रही है। कांग्रेस की अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है और तमाम जो उनके मेंबर्स हैं उनकी बैठक हुई कांग्रेस के बिहार नेताओं और हाईकमान के साथ। और इसमें जो नाम तय कर लिए गए हैं और ये नाम बगैर आरजेडी की सहमति के तय किए गए हैं, तो उन पर अंतिम मुहर लगना तय माना जा रहा है। यानी कई नामों पर आज अंतिम तौर पर सहमति बन जानी है। इसके अलावा जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है उन सीटों पर भी चर्चा होगी और ये सीटों की संख्या जो है 70 से ऊपर जा सकती है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है और अपनी डफली अपना राग दोनों पार्टियां अलाप रही हैं। भले ही आरजेडी के नेता कांग्रेस के दावे को खारिज बिल्कुल ऐसी 38 सीटें जिस पर आरजेडी की सहमति का कांग्रेस इंतजार भी नहीं कर रही है, तो क्या नहीं लग रहा है कि अगर इन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे या फिर दावेदारी ठोक दे तो ये आरजेडी के लिए भी अब बड़ी चुनौती बन जाएगी? वो किस तरीके से इस चुनौती से निपटेगी? निश्चित तौर पर चुनौती तो आरजेडी के लिए भी है और ये कांग्रेस के नेताओं से जो बात उनका कहना है कि ये ऐसी सीटें हैं जिन पर नाम कमोबेश जो है वो तय किए जा चुके हैं और उसी के आधार पर जो 38 सीट है उस पर कांग्रेस अपनी जो घोषणा है वो कभी भी कर सकते हैं। यानी ये नाम पहले से तय बताए जा रहे हैं। अब ये बड़ी बात है कि इसमें आरजेडी की सहमति ली गई नहीं ली गई ये तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने 38 सीटों के लिए अपने नामों की सूची तैयार कर ली है और इसी पर आज डिस्कशन भी होना, इस पर मंथन चलना है दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। राहुल, चलिए बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अपनी जो दावेदारी है बिना एक सहमति के उस तरफ आगे बढ़ती हुई इस बार कांग्रेस दिखाई दे रही है। 76 सीटें जो संख्या ज्यादा हो जाती है, देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी का अब क्या स्टैंड होता है। बिल्कुल, और देखिए 76 सीट पर कांग्रेस अब दावेदारी ठोक रही है, यानी कह लीजिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, प्रेशर बनाने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और आरजेडी हालांकि फिलहाल इस पर सहमति जताती हुई नजर नहीं आ रही है कि प्रदेश नेतृत्व को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 76 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 38 उम्मीदवार बिना सहयोगियों से बातचीत किए उतार देगी, ऐसी जानकारी तो हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी नहीं है। ना ही ऐसी कोई चर्चा पार्टी के अंदर कहीं हुई है। बड़ा दुख होता है यह देखकर कि जो कांग्रेस कभी लालू जी के जमाने में लालू जी की चाकरी करती थी, आज वही कांग्रेस तेजस्वी यादव के माथे पर बैताल की तरह सवार है। लेकिन बिहार की जनता इन चीज़ों को बड़े ही मनोरंजक अंदाज में देख रही है और यह समझ रही है
कि इन लोगों के लिए बिहार का विकास दूर की बात है। असली मामला तो सीटों का बंटवारा और कुर्सी का खेल है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जिस प्रकार से अंदर खाने से जानकारी मिल रही है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कुछ एक दिनों में अपने 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाली है और शेष सीटों पर आरजेडी से सहमति लेने के इंतजार में है। इससे स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ठेंगा दिखाते हुए उनको नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। सभी पार्टियां महागठबंधन में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी और 243 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर पर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी? 243 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हर दल को 243 सीटों पर तैयारी रखनी चाहिए। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, सीटों का बंटवारा लगभग तय है। एनडीए से पहले इसका ऐलान कर दिया जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस बीच कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कुटुंबा सीट को लेकर के अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो तकरार है वो देखने को मिल रही, क्योंकि आरजेडी ने सुरेश पासवान को अब आगे कर दिया है। और कुटुंबा सीट की अगर बात करें तो ये राजेश राम की पारंपरिक सीट मानी जाती है और ये सीट जो है वो कांग्रेस की मानी जाती है। लेकिन कांग्रेस की इस पारंपरिक सीट पर आखिर क्यों आरजेडी की तरफ से अपनी दावेदारी की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताया कि 76 सीटों पर जो चुनाव है वो लड़ सकती है कांग्रेस, और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, अब देखिए सीट दर सीट जो है अपनी अपनी दावेदारी लगातार ठोकी जा रही है। तो कुटुंबा सीट पर आरजेडी कांग्रेस में तकरार है। आरजेडी ने सुरेश पासवान को आगे किया है। सुरेश पासवान ये वही है जिन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन आरजेडी के इस फैसले से कांग्रेस नाराज है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, कुटुंबा सीट जो राजेश राम की पारंपरिक सीट, लेकिन उस पर आरजेडी की दावेदारी, ये चढ़ा उपड़ी क्यों? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, अभी विधानसभा चुनाव नहीं हुआ है, महागठबंधन जो है सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन खींचतान उसी मसले को लेकर है। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को अब तक सीएम फेस नहीं माना है, उसी तरीके से कांग्रेस को जिस तरीके से कहा गया था कि राजेश राम डिप्टी सीएम के फेस होंगे, तो इसको लेकर तकरार बढ़ी है। और अब आपको जैसा कि पता है, पिछले दिनों बैठक हुई थी कांग्रेस की कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर 7 बार राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और उनके पिता का उस सीट पर दबदबा रहा है। 7 बार पिता पुत्र ने वहां जीत हासिल की है। तो कांग्रेस के राजेश राम ने जब बैठक बुलाई तो उसमें आरजेडी के नेता शामिल नहीं हुए, लेकिन उसी विवाह भवन में आरजेडी नेताओं ने बैठक बुला ली और उसमें सुरेश राम ने अगुवाई की। तो सुरेश राम का चेहरा आरजेडी ने आगे किया और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर काफी नाराजगी है आरजेडी के इस स्टैंड को लेकर। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के सूत्र जो बता रहे हैं, ये जानबूझकर आरजेडी ने प्रेशर टैक्टिक्स जो अपनाया है उसको लेकर ये नाराजगी है। उनका कहना है कि जिस सीट पर 7 बार राजेश राम और पिता पुत्र चुनाव जीते हैं, उसमें सुरेश जो है राम, उनका चेहरा क्यों आगे किया गया सुरेश पासवान का। तो इसी को लेकर दोनों के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है और आज एक बैठक हो रही है। बैठक में इस मसले पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस ने एक साफ तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव लड़ रही है। 2020 नहीं है, ये 2025 है और 2025 में जो कांग्रेस चाहेगी वही होगा। तो ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच तकरार बढ़ी और कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का मसला जो है अब दिल्ली पहुंच गया है। देखना होगा पार्टी हाईकमान का इस पर क्या स्टैंड होता है। साफ तौर पर कांग्रेस के एक बड़े नेता के हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ राहुल जी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, चुनावी समय नजदीक जैसे आ रहा है, गठबंधन में तालमेल बिठाना चाहिए था, वैसे ही अब तकराहट बढ़ी है। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ जहां प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, वहीं तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं अब सारी चीजों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, महागठबंधन में टकरार देखने को मिल रहा है। अब सीएम फेस को लेकर के भी बात नहीं बन रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव हर सभा में ये कहते हैं कि वो आने वाले वक्त में सीएम होंगे और वही महागठबंधन के सीएम फेस है, वहीं कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे रहती है। कांग्रेस की तरफ से कभी भी इस पर सहमति जताती हुई कांग्रेस नजर नहीं आई है कि वो सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव पर सहमत है। और इसे लेकर के अब तेजस्वी यादव के भी सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सीएम फेस के खुद को सीएम फेस बता करके किस तरीके से लोगों से वोट मांगा, सबसे पहले आपको इस बयान को सुनाते हैं। 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपन हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो,
तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। तो देखिए, महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर के रार छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव खुद को सीएम बता रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना था कि जनता तय करेगी कि महागठबंधन की अगर जीत होती है तो सीएम कौन बनेगा। अब इसे लेकर के तेजस्वी यादव के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जनता तय करेगी कि आने वाले वक्त में सीएम कौन बनेगा। तेजस्वी यादव जब बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उस दौरान इन्होंने ये बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा, वो भी आपको सुना। लोग जानना चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी जी हैं क्योंकि आप घूम रहे हैं, आप सब। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए, तेजस्वी आज अपनी बिहार अधिकार यात्रा लेकर समस्तीपुर के रोसड़ा पहुंचेंगे, जिसको लेकर के तैयारी अब वहां पर तेज कर दी गई है और इंतजार वहां पर आरजेडी के तेजस्वी के समर्थक कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बयान सामने आया है। बीजेपी के विधायक वीरेंद्र पासवान, उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि जिस बिहार अधिकार यात्रा की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो ये भी बताएं कि अपने बड़े भाई का अधिकार छीनकर वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव लगातार बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं और बिहार अधिकार यात्रा के तहत वो मधेपुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में डिग्री होगी उनके हाथ में नौकरी होगी। रोजगार के मुद्दे को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव मुखर नजर आते हैं और ऐसे में जब वो बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उस दौरान भी उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर एक बार फिर से नौकरी का वादा किया और कहा कि जिनके हाथ में डिग्री होगी उनके हाथ में नौकरी होगी। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज समस्तीपुर पहुंचने वाले हैं और इस समस्तीपुर यात्रा को लेकर के वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित है। लेकिन इस यात्रा पर लगातार एनडीए नेताओं का तंज भी कसा जा रहा है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आखिर बड़े भाई का अधिकार छीनकर तेजस्वी यादव कौन सी बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और वो अब समस्तीपुर के रोसड़ा पहुंचेंगे और वहां से उनकी यात्रा 2 दिन की समस्तीपुर में होगी 19 और 20 तारीख को। अब यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अभी एक यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी जी के साथ, तो उधर गए और यह जो है इधर विलाप करना प्रारंभ कर दिए हैं। और किस अधिकार की यात्रा के लिए निकले हैं, आश्चर्य की बात है। एक तरफ बड़े भाई को अधिकार विहीन कर दिए हैं और दूसरे तरफ स्वयं के अधिकार के लिए निकल पड़े हैं। पता नहीं चल रहा है जो कौन अधिकार की बात कर रहे हैं। और कहा गया घर का दीपक व्यर्थ मातृ मंदिर में जब अंधियारा, कैसा हास विलास की जब तक बना हुआ बंटवारा। तो तेजस्वी की यात्रा को लेकर के कई बड़ी बात इनके द्वारा कही गई। तो अब देखने वाली बात है कि जब तेजस्वी की यात्रा समस्तीपुर पहुंचेगी तो उस वक्त कैसा सपोर्ट मिलता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
और देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। वोट चोरी का एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि ये जो जेनजी हैं, ये क्या वोट चोरी से रोकेंगे, क्या ये संविधान बचाएंगे? और इसको लेकर के अब कह सकते हैं कि अब बीजेपी के नेता जो है वो हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं कि जेनजी वो है जिन्होंने तख्ता पलट तक नेपाल में किया, लेकिन राहुल गांधी को आखिर इनसे क्यों डर लगता है? एक बार फिर से आपको पूरा पोस्ट हम दिखा रहे हैं, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको बताते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि जेनजी वोट चोरी रोकेंगे, देश के युवा छात्र देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे। बीजेपी ने अब राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया है। बीजेपी ने इस बयान को देश के लिए खतरनाक बताया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले कि जेनजी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो राहुल को क्यों बर्दाश्त करेगा? लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की इस पोस्ट में जेनजी का जिक्र आना बड़ी बात है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते दुनिया ने नेपाल में जेनजी का सत्ता पलट देने वाला हिंसक प्रदर्शन देखा है। आखिर जेनजी का जिक्र करने के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है? तो देखिए, जेनजी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस अपील पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है। वह नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वह बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वह भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी, आ रहे हैं। आगे उन्होंने डैश डैश जो है वो करके छोड़ा हुआ है। तो देखिए, जेनजी के ऊपर सियासत हो रही है। जेनजी से राहुल गांधी ने अपील की, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने इस पर पलटवार किया। अब इस पर बिहार में भी सियासत शुरू हो गई है, जहां एक तरफ एनडीए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं अब महागठबंधन की तरफ से भी एनडीए पर निशाना साधा जा रहा है। क्या कुछ सियासत हो रही है, आपको दिखाते हैं। देखिए, निशिकांत दुबे जी वोकल डायरिया का शिकार है। उनके पार्टी के राजीव प्रताप रूडी भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं। अरे भाई, जो भारत का युवा है, जिसे जेन जी कहते हैं, वो क्यों उन लोगों को बर्दाश्त करेगा जो वोट चोरी से सरकार बनाते हैं? ये क्यों उन लोगों को बर्दाश्त करेगा जो अमेरिका की एक धमकी पर सेना के शौर्य को कलंकित करते हुए पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देते हैं? तो भैया, ये जेन जी बदलाव चाहता है और भारत का युवा लोकतांत्रिक तरीके से वोट चोरों को, जमीन के दलालों को सत्ता से हटाएगा। राहुल गांधी जी की मंशा स्पष्ट है कि वे देश में नेपाल की तरह उपद्रवी माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन नेपाल में जैन जेठ ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह किया था। राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि भारत में परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है। राहुल गांधी ने अभी तक युवाओं को झांसे में रखकर गुमराह करने की कोशिश की है। सत्ता पक्ष की घबराहट ही बता रही है कि किस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण केंद्र की सरकार ने कर दिया है। केंद्र की सरकार जहां भ्रष्टाचार को रोकने में विफल है, जहां अत्याचार को रोकने में विफल है, महिलाओं के साथ अन्याय को रोकने में विफल है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं और भ्रम की स्थिति इस देश में पैदा करना चाह रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी जी का जो इतिहास रहा है, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, सुप्रीम कोर्ट विरोधी। अब देखिए, जिस जेनजी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और राहुल गांधी ने जिसको लेकर के पोस्ट किया है, निशिकांत दुबे ने इसका जवाब दिया है। तो ये जेनजी का मतलब होता क्या है और आखिर हम जेनजी किसे कहते हैं? तो जेनजी के बारे में ये कहा जाता है कि 1996 से लेकर के 2012 के बीच जिनका बर्थडे है वो जेनजी में आते हैं। जेनजी वैसी जनरेशन है जो नई तकनीक से वाकिफ है, जिन्होंने नया कोई आविष्कार तो नहीं देखा, लेकिन उनके साथ साथ तकनीक आई, उनके हाथों में मोबाइल आया, फोन आया और इस तरीके से नई तकनीक के साथ उनका जुड़ाव रहा। ये भी कहा जाता है कि जेड का मतलब जूमर्स होता है और अल्फाबेट का ये सबसे आखिरी लेटर होता है, यानी कि सबसे ये नई पीढ़ी को दर्शाता है। इसके साथ साथ इन्हें आई जनरेशन या जूमर्स भी कहा जाता है। ये पीढ़ी पैदा होने के साथ ही डिजिटल दुनिया से अवगत है। मोबाइल हो, इंटरनेट हो और सोशल मीडिया इनकी जीवन शैली का बड़ा हिस्सा है, ना कि इनके जीवन में कोई नया आविष्कार आया।
और देखिए इसी बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां नेपाल हिंसा के दौरान फरार कैदी गिरफ्तार किए गए। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां दिलीप जायसवाल की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसएसबी और जिला पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बसवरिया गांव से कैदी की गिरफ्तारी हुई है। मकवानपुर जेल में बंद था दिलीप। फरार कैदी ने ससुराल में ली थी शरण, तो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आ रही है, जहां नेपाल हिंसा में फरार कैदी गिरफ्तार किया गया। दिलीप जायसवाल घोड़ासन से गिरफ्तार किया गया। एसएसबी और जिला पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां फरार कैदी ने ससुराल में शरण ले रखी थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया।